हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 18 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं और आपको श्योरिटी दिलाने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के एक एक कंसेप्ट की। तो इससे पिछला लेक्चर जो था यानी कि मोशन 17, उसमें हमने पढ़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो उस लेक्चर में हमने सीखा कि ग्राफ्स होते क्या हैं और किन दो क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग कैसे की जाती है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। तो जिन लोगों ने पिछला लेक्चर यानी मोशन 17 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वो इस लेक्चर को देखने से पहले मोशन 17 देख कर आएँ, क्योंकि उस लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें सीखी हैं ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। और जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स में प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मोशन 17 करना चाहिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स की वीडियो से पहले। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं यानी जो सेम आपके स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पे डिस्प्ले हो रहा है, अगर वो आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके इन लिंक द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने नोट्स को लाइव बनाना है वो अपनी कॉपी और पेन निकाल लें और जल्दी से हेडिंग दे दें मोशन 18 डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। तो अब हम शुरू करेंगे इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये इंश्योर करेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स जो हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम कुछ 4 से 5 चीज़ें अपने दिमाग में रख कर चलते हैं और उसी के बाद हम जो हैं इसके जो मेन कंटेंट मेन थ्योरी है उसके ऊपर पहुंचेंगे। सबसे पहला इसमें आपको पॉइंट याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो आपको चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी बताता है कि किस टाइम पे बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी थी, मतलब कितना बॉडी ने अपनी पोजीशन को बदल लिया। स्टार्टिंग से लेके उस टाइम तक जहाँ तक हम बात करेंगे वहाँ तक बॉडी ने अपनी पोजीशन को कितना बदल लिया, बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। इन शॉर्ट हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये सीखेंगे कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, जिसे आप कह सकते हो कि चेंज इन पोजीशन, कि उसने अपनी पोजीशन को कितना बदला जबकि वो स्टार्टिंग में ओरिजिन पे था। तो स्टार्टिंग में हम ओरिजिन लेंगे, 4th पॉइंट जो है आपका, और ओरिजिन अपनी मर्ज़ी का होगा। आप अपने घर को ओरिजिन लो, आप अपने स्कूल को ओरिजिन लो, वो आपकी मर्ज़ी का होगा, बट स्टार्टिंग हम हमेशा ओरिजिन से ही करेंगे। और ओरिजिन से कितना उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है ये जो है हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताने वाला है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि ग्राफ जो है वो 2 क्वांटिटीज़ के बीच में बनाया जाता है वेरिएबल। एक होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो टाइम हम सबको पता है इंडिपेंडेंट चीज़ होती है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता है, टाइम ने चलते ही जाना है, कभी रुकेगा नहीं। बल्कि आपका डिस्टेंस ट्रैवलिंग जो है वो रुक सकता है। डिस्टेंस आप सपोज़ करो 1 घंटे में इतना चल लिए, उसके बाद आपने वहाँ पे रेस्ट ले लिया, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करना आपने एकदम रोक दिया। तो डिस्टेंस जो है वो आपके हाथ में है, तो इसलिए वो डिपेंडेंट हुआ आपके ऊपर, बल्कि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो आपके ऊपर नहीं है। टाइम ने चलना है तो चलना है, आपकी मर्ज़ी से टाइम रुकता नहीं है। इसलिए हमने सीखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसे हम x एक्सिस पे बनाएंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसे हम y एक्सिस के ऊपर बनाएंगे। तो इस पूरे ग्राफ में यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी टाइम को x एक्सिस पे बनाने वाले हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी डिस्टेंस को y एक्सिस पे बनाने वाले हैं, और ओरिजिन जो है वो हमारे चॉइस का होगा।
तो चलते हैं अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के फर्स्ट केस के ऊपर, व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट, जब एक बॉडी रुकी हुई है, चल नहीं रही है। तो फॉर एग्जांपल हम ये एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने, ये आपका घर है और इस घर को हमने ओरिजिन मान लिया और आपके घर से 10 मीटर की दूरी पे ये एक ट्री है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपका घर है और इस घर को हमने ओरिजिन मान लिया, उस घर से 10 मीटर की दूरी पे एक ट्री है। अब आप सभी को पता है ट्री चल तो नहीं सकता है, ट्री रेस्ट पे है, जहाँ पे है वहीं हमेशा रहेगा जब तक आप उसे उखाड़ते नहीं या आप कुछ करते नहीं, जैसे है वो ट्री वैसे का वैसे ही रहने वाला है। तो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हो तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज दैट देयर इज़ अ ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स फ्रॉम योर हाउस, जहाँ पे हमने आपके हाउस को जो है ओरिजिन माना है। तो द पोजिशन ऑफ ट्री डज नॉट चेंज विद टाइम, अब टाइम के साथ पोजिशन ऑफ ट्री जो है वो नहीं बदलेगी, चाहे आप 1 घंटे बाद देख लो, चाहे 1 घंटे पहले देख लेना था, चाहे आप 2 दिन बाद देख लो, जैसे जैसे आप जितना टाइम के बाद देख लो, जो ट्री का पोजिशन है वो ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा आपके घर के डिस्टेंस से। अगर आपके घर के डिस्टेंस से ट्री 10 मीटर की दूरी पे है तो आप चाहे जितने मर्जी दिन बाद देख लो, जितने मर्जी टाइम बाद देख लो, वो आपके घर से 10 मीटर की दूरी पे ही रहने वाला है। हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो 10 मीटर की दूरी पर ही रहने वाला है। तो अब हम सीखेंगे कि इसका ग्राफ आपने कैसे बनाना है, और इसका ग्राफ आप याद रखना कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है और वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो स्ट्रेट लाइन आता है, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है। बट आप कहोगे कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको इसको प्रूव करना चाहिए। तो हम इस ग्राफ को बनाकर ही ये बात को प्रूव कर देते हैं कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट पर होती है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ग्राफ बनाना सीखेंगे। यहाँ पे है आपका वाई एक्सिस और यहाँ पे है आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम और जो कि होगा सेकंड्स में, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे डिस्टेंस जो होगा मीटर्स पे। अब ग्राफ प्लॉट अपने करना आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपके पास और बहुत सारी ज्योमेट्रीज जो हैं, आपने ग्राफ प्लॉट करना पिछली क्लास में भी कहीं ना कहीं तो 8th क्लास में सीखा होगा। आपने इक्वल जो है इंटरवल लेने होते हैं। तो एक्स एक्सिस में मैंने टाइम को सेकंड्स में लिया है, तो एक बॉक्स जो है मैंने 1 सेकंड का लिए, तो 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 5 सेकंड, ऐसे चल रहा है। और वाई एक्सिस पे मैंने एक बॉक्स जो है वो 5 मीटर का लिया, तो 5 फिर से 5 यानी 10, फिर से 5 यानी 15। अब आपको पता है कि जब ओरिजिन है मतलब ज़ीरो टाइम है, तो आपके घर से ट्री कितने मीटर दूर था, 10 मीटर, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। फिर जब आपने 1 सेकंड बाद में देखा तब ट्री कहाँ पे था, तब भी ट्री 10 मीटर पे ही था। फिर जब आपने 2 सेकंड बाद देखा तब ट्री कहाँ पे था, तब भी ट्री 10 मीटर पे ही था। फिर आपने 3 सेकंड बाद देखा तब ट्री कहाँ पे था, तब भी ट्री 10 मीटर पे ही था। फिर 4 पे 5 पे ऐसे आप देखोगे तो ट्री अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा, डिस्टेंस उसका 10 मीटर ही रह रहा है। तो ग्राफ कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब उस पॉइंट्स को आप या तो वैसे तो फ्री हैंड से जोड़ा जाता है, बट अगर एक स्ट्रेट लाइन आ रही हो तो उसे आप स्केल से भी जोड़ सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को जब हमने जोड़ा तो हमें ये देखने को मिला कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और वो भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो ये बात हमने प्रूव कर दी कि जब भी कोई बॉडी एक सर्टेन डिस्टेंस पे रेस्ट पे है और उसकी पोजीशन बदलती नहीं है टाइम बदलने पर, तो उसका ग्राफ जो है वो एकदम स्ट्रेट लाइन आता है। आप देख सकते हैं 1 सेकंड बाद भी आप देखोगे तो भी वो वहीं पे है, 2 सेकंड में भी वहीं पे है, 3 सेकंड में भी वहीं पे, और ऐसे करते करते यहीं रहने वाला है। तो यही था हमारा फर्स्ट केस, यानी when the body is at rest and its position does not change with the change in time, टाइम के बदलने के साथ उसकी पोजीशन नहीं बदलती। तो ये था हमारा फर्स्ट केस, और अब हम चलते हैं सेकंड केस के ऊपर। तो अब देखते हैं हमारा जो सेकंड केस है वो क्या है। सेकंड केस है कि जब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है।
अब आप लोगों को ऑब्वियस ही बात है पिछला चैप्टर सारा आना चाहिए, तभी आप आगे का चैप्टर पढ़ रहे हो। अब जब कुछ बच्चों को यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ही नहीं पता, फिर वो किस बेसिस पे ये चैप्टर का जो आगे का पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। पहले उन्हें पिछला पार्ट सारा कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद न्यू टॉपिक्स के ऊपर आना चाहिए। सो केस 2 है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आपको बता देता हूँ, यूनिफॉर्म का मतलब है सेम थ्रू आउट। जब भी मैं बात करूँ यूनिफॉर्म की, मतलब एक ही मतलब चीज़ से वो सेम चीज़ जो है वो रिपीट होती जा रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात करूँगा तो मैं बात करूँगा यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब एक सेकंड में भी एक सेकंड में अगर वो 10 मीटर कवर कर रहा है तो दूसरे सेकंड में भी वो 10 मीटर कवर करेगा, फिर तीसरे सेकंड में भी वो 10 मीटर कवर करेगा, चौथे में भी 10 मीटर कवर करेगा। ऐसे नहीं कि पहले सेकंड में तो उसने 10 मीटर कवर कर लिया और दूसरे सेकंड में वो 20 मीटर कर रहा है, नहीं, फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है यूनिफॉर्म, एक सेकंड में 10 तो दूसरे सेकंड में भी 10 तो तीसरे सेकंड में भी 10। ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। When a body moves with a uniform speed, then it covers equal distances in equal intervals of time. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ऐसा है कि अगर टाइम बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम घटाओगे टाइम तो घट सकता है ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ बढ़ाने की केस की बात होगी कि टाइम बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा और वो भी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा, यानी अपनी मर्ज़ी से यूनिफॉर्म रेट से बढ़ेगा। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो यूनिफॉर्म मोशन का। देखो टाइम 0 था तो डिस्टेंस 0 था, एक सेकंड में कितना कवर हुआ 20 मीटर। 0 था तो 0 था डिस्टेंस, अब जब एक सेकंड हो गया तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ 20। अब दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ 20 से 40, यानी फिर से 20। फिर तीसरे में यानी 2 से 3 यानी 40 से 60, यानी फिर से 20। 3 से 4 में यानी 60 to 80, फिर से 20। तो आप देखो कि हर सेकंड में सिर्फ बंदे ने, जो भी ये बॉडी है, उसने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। देखो फर्स्ट सेकंड, फिर से बताता हूँ, 0 to 1 फर्स्ट सेकंड तो डिस्टेंस कितना हो गया 20। 1 से 2 यानी कितना सेकंड बढ़ा, एक सेकंड बढ़ा, तो डिस्टेंस कितना बढ़ा 20 से 40, यानी 20 बढ़ गया, यानी यहाँ पे फिर से 20। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 से 3 यानी कितना टाइम बढ़ा, एक सेकंड, तो डिस्टेंस कितना बढ़ गया 40 से 60, यानी फिर से 20। डिस्टेंस बढ़ा कितना 40 से 60 मतलब 20 बढ़ा। चलो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, और एग्जांपल देता हूँ अच्छी सी। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी इस टाइम पे एक चॉकलेट ख़रीद रहे हो, वो 5 रुपये की है, बट 2 दिन बाद वो चॉकलेट का रेट जो है वो बढ़ जाता है और वो 10 रुपये की हो जाती है। तो पहले कितना था 5 रुपये, अब कितने की हो गई 10 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ चॉकलेट का प्राइस कितना बढ़ा, तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे 5 बढ़ गया। कैसे बताया आपने, 10 - 5। वैसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि डिस्टेंस कितना बढ़ा, 40 - 20 20, 60 - 40 20, 80 - 60 20, तो डिस्टेंस 20 20 20। और टाइम देख लो, 1 - 0 1, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। तो मतलब टाइम भी और डिस्टेंस भी सेम रेट से बढ़ रहे हैं। टाइम 1 1 1 से रेट से बढ़ रहा है और डिस्टेंस 20 20 20। तो ये केस कैसा हो गया, ये केस हो गया यूनिफॉर्म मोशन का केस। और व्हेन वी एक्चुअली plot these points taking time along x-axis and the distance along y-axis, तो जब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, टाइम को x-axis के ऊपर लेकर और डिस्टेंस को y-axis के ऊपर लेकर, तो हमें पता चलता है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन मिल रही है, पैरेलल का इसमें कोई चक्कर नहीं है। ग्राफ बनाकर देखते हैं तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो 0 पे क्या था, डिस्टेंस 0, मतलब टाइम भी 0 डिस्टेंस भी 0, यानी ये वाला पॉइंट। फिर 1 पे क्या था, डिस्टेंस 20, यानी ये वाला पॉइंट। फिर 2 पे डिस्टेंस क्या था 40, यानी ये वाला टाइम। आई होप आप सभी को ग्राफ प्लॉट करना आता होगा। 2 पे 40 यानी ये वाला, फिर 3 पे 60 यानी ये वाला पॉइंट, फिर 4 पे 80 यानी ये वाला पॉइंट, एंड सो अप टू ऐसे ऐसे ग्राफ चलता जाएगा। तो जब आप इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, जो कि ऊपर हमने लिखा हुआ था कि व्हेन वी एक्चुअली प्लॉट दीज पॉइंट्स टेकिंग टाइम अलोंग द x एक्सिस एंड द डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन।
हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो फर्स्ट केस में हमने पढ़ा कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है और टाइम के इंस्टेंट्स के चेंज के साथ जब वो अपना डिस्टेंस जो है, अपनी पोजीशन जो है वो नहीं चेंज करती, तो उसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है, स्ट्रेट लाइन। बट जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उसका ग्राफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आता है। और ये हमने ग्राफ्स को बनाकर देखा। तो आई होप आप सभी को ग्राफ जो है बनाना आ गया होगा। और अब हम चलते हैं इसी के साथ केस नंबर 3 पे। बट उससे पहले हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने वाला है, जो कि इस लेक्चर की आप सोच सकते हो कि मेन टॉपिक है। वो है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से हमें स्पीड ऑफ अ बॉडी पता लगाना। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख के हम बता सकें कि वो बॉडी कितनी स्पीड से चल रही थी, ये हम अब सीखने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में अगर आपको कुछ और आए ना आए, बट ये जो टॉपिक है कि हमें स्पीड कैसे निकालनी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को यूज़ करके, ये आपको 100% आना चाहिए। तो पिछले अभी हमने जो पढ़ा वो 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। पूछ सकता है आपसे कि इसका ग्राफ बना के दिखाओ, या आपसे पूछ लेगा कि ऐसा है उसका मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका ग्राफ कैसा आने वाला है, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ कैसा आने वाला है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा। बट इस टॉपिक में से वो क्वेश्चन पूछेगा कि स्पीड फाइंड करो ग्राफ देख के। तो ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बट अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो ये डिफ़िकल्ट से ईजी भी बनने में एकदम 2 सेकेंड्स लगाएगा। सो अब हम सीखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से हम स्पीड जो है वो कैसे निकालें। आप सभी को स्पीड के बारे में पता है कि वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब जरा ग्राफ की मदद से हम डिस्टेंस और टाइम निकाल लेते हैं, फिर स्पीड भी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हमें डिस्टेंस टाइम पता होगा तो फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड भी निकल जाएगी। तो ये ऊपर वाला ग्राफ ही है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ले लिया A और दूसरा पॉइंट ले लिया B। सो वी कंसिडर अ स्मॉल पोर्शन AB ऑफ द अबव ग्राफ। From both the points A and B, we are supposed to draw lines perpendicular to x-axis and y-axis. तो देखो हमने AB पॉइंट्स जो हैं वो इस ग्राफ के ऊपर मार्क कर लिए हैं, और दूसरा उन्होंने कहा है कि आपको इनसे परपेंडिकुलर लाइन जो हैं वो गिरानी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो ये देखिए, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमने गिराई इसे वाई एक्सिस पे और ये एक्स एक्सिस पे। यहाँ से हमने गिराई वाई एक्सिस पे और ये एक्स एक्सिस पे। तो अब यहाँ से देखो कि ये जो है इतना, ये टाइम t1 है, इतना जो है ये टाइम t1 है, और इतना जो है ये टाइम t2 है। आई रिपीट, ये टाइम t1 है यहाँ से लेके t1 तक, और 0 से लेके ओरिजिन से लेके t2 तक टाइम t2 है। फिर यहाँ से ये s1 हो गया और ये हो गया s2, ये डिस्टेंस s1 और ये हो गया s2। तो टाइम t1 t2 आ चुके हैं और डिस्टेंस s1 s2 कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट A के लिए जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है बॉडी टाइम t1 में, वो है s1, अभी हमने ऊपर देखा, और B के लिए जो है वो है t2 और s2। तो पॉइंट A के लिए जो टाइम है वो है t1 और जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो है s1, और पॉइंट B के लिए जो टाइम टेकन है वो है t2 और जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो है s2। अब इस टाइम और डिस्टेंस की मदद से हम स्पीड निकाल लेंगे। तो आप सभी को पता है टाइम कितना लिया उसने, इतने से इतने चलने में टाइम कितना लिया। वही चॉकलेट वाली कहानी कि 5 से 10 रुपये बढ़ा तो टाइम कितना बढ़ा, 5 से 10 रुपये रेट बढ़ा चॉकलेट का तो चॉकलेट के कितना प्राइस बढ़ा, 5। कैसे? 10 - 5। वैसे ही टाइम t1 से t2 बढ़ा तो कितना बढ़ा, t2 - t1। डिस्टेंस s1 से s2 बढ़ा तो कितना बढ़ा, s2 - s1। आई होप ये आप समझ रहे होंगे कि जैसे चॉकलेट का प्राइस मैंने कहा अभी 5 है और बाद में 10 हो जाता है, उसी तरह से आप कहोगे कि प्राइस का इंक्रीज़ जो है वो 5 रुपीज़ हुआ। उसी तरह टाइम t1 से t2 गया तो टाइम इंक्रीज़ t2 - t1 होया, और डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ s2 - s1, मतलब चेंज s2 - s1 हुआ। तो वी कैन राइट कि जो टाइम है यानी t2 -
t1 यानी ca, और जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो है s2 माइनस s1 यानी bc। तो ऊपर वाले ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो t2 माइनस t1 है यानी t2 माइनस t1 यानी ca, और S2 माइनस S1 यानी ये लेंथ यानी BC। तो टाइम क्या हो गया, आई मीन स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी BC अपॉन CA। तो आप देख सकते हैं इसको नीचे हमने फॉर्मूले में लिखा है कि एज स्पीड हमें पता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन होता है उसका फॉर्मूला। तो स्पीड हो गया डिस्टेंस कितना S2 माइनस S1 और टाइम कितना T2 माइनस T1। S2 माइनस S1 को इस ग्राफ में हमने नाम दिया है BC और टाइम को हमने दिया है C1। तो इस तरीके से अगर आप वैल्यूज़ डाल दोगे तो आपकी स्पीड जो है वो निकल आएगी। Now when a body is moving along a straight line, we can take magnitude of displacement equal to distance traveled by the body, and we can use the term uniform velocity in place of uniform speed। तो हम जो टर्म है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऐसे केस हमने सुने हुए हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो इक्वल होते हैं। ऐसे केस भी हमने सुने हुए हैं जहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होते हैं। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही हैं तो क्यों ना मैं यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखूँगा तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। और इन शॉर्ट मैं क्या यूज़ करूँगा, टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। अब एग्जांपल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट जब डिस्टेंस के इक्वल है। सोचो यहाँ से ये गाड़ी जो है ए पॉइंट से चली और ये बी पॉइंट पे जा रही है, एकदम स्ट्रेट सीधी लाइन में बी पॉइंट पे जाई जा रही है, बी पॉइंट पे पहुँच चुकी है इन शॉर्ट। तो अगर मैं पूछूँ इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया तो वो है ए बी, पर अगर मैं पूछूँ इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया तो वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए बी। तो यानी डिस्टेंस भी ए बी, डिस्प्लेसमेंट भी ए बी, तो हो गया ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। तो ऐसे केसेस के लिए हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है ये टर्म यूज़ कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो इन शॉर्ट हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से स्पीड तो निकाल सकते ही हैं, साथ ही साथ वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर है। साइन वाइन सब कुछ एक से एक चीज़ एकदम बराबर होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ए बी, डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड है वो भी ए बी, तो देयरफॉर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ गया। इसलिए हम यहाँ पे टर्म जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड केस जो है वो ख़त्म होता है, और सेकेंड केस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। और क्वेश्चंस भी सिर्फ यही आएंगे कि या तो वेलोसिटी फाइंड करो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से या स्पीड फाइंड करो। वो हमने ऊपर फाइंड करना अभी सीख लिया कि किस मेथडोलॉजी से हमें वेलोसिटी या स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। तो जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है स्ट्रेट लाइन, पर जब बॉडी रेस्ट पे होती है, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही होती है तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड यानी कि लास्ट केस के बारे में, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है, मतलब उसकी स्पीड उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही होती है। और हम सब ने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी जब चेंज करती है तो जो टर्म वहाँ पे यूज़ किया जाता है वो होता है एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी चेंज कर रही है। इसलिए इस वाले केस को हम कह सकते हैं कि जब बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, जब बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही होती है, या तो बढ़ा रही होती है या घटा रही होती है। तो ये सब आपने एक्सेलरेशंस में पढ़ा होगा, इसको मैं दोबारा इतना लंबा खींचने नहीं वाला हूँ। इन शॉर्ट जब वेलोसिटी चेंज कर रही है तो वर्ड एक्सेलरेशन यूज़ होगा। तो सपोज अ बॉडी इज़ ड्रॉप्ड एंड इट फॉल्स फ्रीली
अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। हमने केस पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है किसी भी हाइट से तो वो नीचे एकदम धड़म से गिर रही होती है और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। खैर इतना डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात याद रखो कि जब भी किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, उसकी वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से नहीं गिर रहा होता, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है। सपोज करो अगर मैं बॉल को 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से गिराऊंगा, यानी बहुत छोटा वेलोसिटी, तो वो क्या 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ही गिरेगी? नहीं, वो एकदम धड़म जाके नीचे गिरेगी, फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन। तो वह एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक नीचे टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है। देखो टाइम यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है 1, फिर से 1। मैंने अभी बहुत ऊपर इसके ऊपर राम कथा कर चुका हूँ कि कितना चेंज हुआ है। यहाँ पे कितना टाइम चेंज हुआ 1, यहाँ पे कितना चेंज हुआ 1 1 1 1। तो यहाँ पे टाइम यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। बट अगर मैं डिस्टेंस को देखूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हुआ 5 मीटर, यहाँ पे 15। इन शॉर्ट डिस्टेंस सेम रेट से चेंज नहीं हो रहा। जब डिस्टेंस सेम रेट से चेंज हो रहा होता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बट जब इसका ऑपोजिट हो, यानी जो डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली रेट से ना चेंज हो, तो उसे मैं कहूँगा एक्सेलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो है वो एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और जब हम इसका प्लॉट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें कोई पैरेलल लाइन नहीं मिलने वाली, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिलने वाली, बल्कि हमें मिलेगा एक curve line. When we actually plot these points taking the time along x-axis and the distance along y-axis and we join these points, we obtain a curve as shown below. तो इन पॉइंट्स को देखेंगे, देखो 1 पे 5, 2 पे 20, 3 पे 45, इतना याद रख लेते हैं। 1 पे 5, 2 पे 20, 3 पे 45। तो देखो 0 पे तो 0 ही था, 1 पे 5, 5 यहाँ कुछ होगा, 2 पे 20, ये रहा 20, 3 पे 45, 45 यहाँ कुछ होगा। तो आप देख रहे हो कि जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये एक ऐसा कर्व मिल रहा है आपको। तो हम इस बात पे कंक्लूजन देते हैं कि जब भी बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है, स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही होती है तो ग्राफ जो है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन आता है। और जब बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कुछ भी कह लो, उसमें चल रही होती है तो ग्राफ जो है वो कर्व आता है। अब आपने यहाँ पे देखा कि जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है टाइम के साथ, इसलिए ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग आएगा। ये देख सकते हो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग, देखो ऐसे बढ़ता हुआ। दूसरे केसेस भी हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अब देखो जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इन शॉर्ट अब मैं कह सकता हूँ कि जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो आपका डिस्टेंस कवर जो है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब आप तेज़ी से चल रहे होगे तो आप डिस्टेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहे होगे। बट अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, तो अगर आप जैसे किसी स्पीड से चल रहे थे और आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करते हुए जा रहे हो, तो डिस्टेंस भी है वो आप कम करोगे अपना। जैसे आप साइकिल पे चल रहे हो और आपने ब्रेक्स लगा दी, तो धीरे धीरे आप डिस्टेंस जो है अपना कम ट्रैवल करोगे और एक टाइम पे आप रुक जाओगे। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी डिक्रीज। इसका ग्राफ देखते हैं हम। अब देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आप देख सकते हो ये ऐसे डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो देखो वेलोसिटी डिक्रीज मतलब डिस्टेंस भी डिक्रीज। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 0 हो जाएगा, देख सकते हो। और जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन। तो तीनों केसेस जो हैं वो हम एक ही ग्राफ में देख सकते हैं कि जब यूनिफॉर्म मोशन है
तो स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो ग्राफ भी ऐसे इंक्रीज़ करता हुआ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है तो ग्राफ भी थोड़ा डिक्रीजिंग, ऊपर नहीं जा रहा, देखो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसी के साथ आपका आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ना था कि वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से हम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या केसेस बन सकते हैं कि कभी तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, कभी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, कभी एक्सेलरेटेड मोशन, फिर कभी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कभी नेगेटिव एक्सेलरेशन। इन सब के हमने ग्राफ्स देख लिए और न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बेस्ड जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये सारा लेक्चर अच्छे से अपने टिप्स पे होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में। और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपके जो डाउट है उसको ज़रूर से सॉल्व करने वाला हूँ। एक बार फिर से याद दिला दूं तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं, यानी यही सेम जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, अगर ये आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके इन्हें डाउनलोड करें और यूटिलाइज़ करें। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।